इंडिविजुअल कॉस्ट आने के बाद आपने ये टेबल बनाना है। इंडिविजुअल कॉस्ट सब करेक्ट है क्या? आपके नहीं, मैं खुशी के पूछ रहा हूँ। करेक्ट है ना? हाँ। तेरे को डाउट है इसमें? ठीक है, ठीक। यस। तो इंडिविजुअल कॉस्ट में प्रेफरेंस शेयर का फेस वैल्यू अज्यूम किया है। कितना अज्यूम किया है? 100 रुपीज पर प्रेफरेंस शेयर। ओके। आप टोटल प्रेफरेंस शेयर पर भी डिविडेंड निकाल सकते हो, बट वो कैलकुलेशन अननेसेसरली कॉम्प्लिकेट होगा। उससे अच्छा क्या करोगे आप? 100 रुपीज पर शेयर फेस वैल्यू अज्यूम कर लो और उसके हिसाब से आपका केपी निकाल लो, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर। तो इक्विटी शेयर कैपिटल 10 लाख इंटू 25 पर शेयर। 10 लाख क्या है? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स है। बराबर क्या बेटा? तो 250 लाख के इक्विटी शेयर्स आ गए क्या? बराबर है क्या आंसर? यस। और उसके बाद प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का वैल्यू 10,000 शेयर्स इंटू 75 पर शेयर। करेक्ट है? देन नंबर ऑफ डिबेंचर्स जो है 70,000 है और पर डिबेंचर वैल्यू जो है वो 90 रुपीज है। करेक्ट दोस्तों? एंड टर्म लोन का बुक वैल्यू ही उसका मार्केट वैल्यू होता है। रिटेन अर्निंग लेने की जरूरत नहीं है। अगर सर मुझे लेना ही है तो मैं कैसे लूं? तो उस केस में तू ये 250 लैक्स को क्या करेगा? डिस्ट्रीब्यूट करेगा, डिवाइड करेगा। किसमें और किसमें? ये 250 लैक्स तो डिवाइड करेगा शेयर कैपिटल में एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस में। तो वो कैलकुलेशन भी मैं आपको कैलसी पर करवाऊंगा ये आंसर होने के बाद। ये आंसर 12.86% करेक्ट है क्या? क्या सभी का आंसर मैच हुआ? वेरी गुड खुशी, वेरी गुड, बहुत सही। सब सही हो गया, थैंक गॉड बोले। अच्छा, इतना मेहनत करने के बाद में सही होने ही वाला है, डोंट वरी। ये आपका केई आ गया है, ये आपका केपी आ गया था, ये आपका केडी आ गया डिबेंचर्स के लिए। और आपके टर्म लोन के लिए मैंने आपको कल बोला था आप शॉर्टकट यूज कर सकते हो। करेक्ट? आई इंटरेस्ट रेट बन जाता है उधर और आई इंटू 1 - टी कर देते हो आप। याद है? और ये आपका बुक वैल्यू मेथड से आंसर आता है। यस गाइस, डन डन। अच्छा, अगर मुझे स्प्लिट करके लिखना है तो मैं कैसे कैलकुलेशन करूंगा? जस्ट पे अटेंशन। अगर मुझे स्प्लिट करना है किसमें और किसमें? डेट और डेट नहीं रे, इक्विटी और रिजर्व एंड सरप्लस में। तो मैं यहां पर रिजर्व एंड सरप्लस लिख रहा हूं। आप लिखो मत, आप लिखो मत। और एक काम करते, ये कैलकुलेशन पूरा का पूरा शिफ्ट कर देते इधर। ये किसका कैलकुलेशन है? ये किसका कैलकुलेशन है? मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी का है। और इसको हमें स्प्लिट किस में करना है बोलो? रिटेन अर्निंग और शेयर कैपिटल में। बराबर? बराबर कि नहीं? प्रतीक, मैंने आपको सजेशन नहीं मांगा बेटा, वापस से बोल रहा हूँ, क्लैरिफाई कर रहा हूँ। जो मांगे सजेशन उसको दिया करो, अदरवाइज आपकी सजेशन की और आपकी दोनों की वैल्यू नहीं होती बेटा।
और सजेशन देखना क्या लिखता हूँ, सर इसको लिखने दिया करो, आपकी हैंडराइटिंग से अच्छी हैंडराइटिंग है, बहुत भारी है। बेटा बेटा पहले सीए बन जाओ बेटा, फिर बाद में मेरे बारे में सोचने की लेवल पे आओगे आप। जिस दिन आप सीए बनोगे कम से कम मेरे बारे में सोचने की लेवल पर आओगे। तो मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी आ गया 250 लैक्स, करेक्ट। मुझे ना इसे स्प्लिट करना है, इसे डिवाइड करना है, किसके और किसके बीच में, इक्विटी शेयर कैपिटल और रिजर्व्स एंड सरप्लस के बीच। क्या करूं दोस्तों बताओ, बुक वैल्यू प्रपोर्शन यूज करूंगा। बुक वैल्यू कितना है जरा क्वेश्चन देखिए, बुक वैल्यू इक्विटी का है 100 लैक्स और रिटेन अर्निंग का है 120 लैक्स, टोटल बोलो कितना होता है 220 लैक्स। तो हम क्या करेंगे बोलो अभी, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल इज इक्वल टू 250 लैक्स को डिवाइडेड बाय 220 लैक्स करेंगे, एंड उसके बाद मल्टीप्लाई क्या करेंगे बोलो, बोलो 100, क्या आएगा बोलो 113.64। आ गया सबका आंसर, एवरीबॉडी, एवरीवन, यस वेरी गुड। एंड मार्केट वैल्यू ऑफ रिजर्व्स एंड सरप्लस कैसे निकलेगा, अगर मुझे स्प्लिट ही करना है तो मार्केट वैल्यू ऑफ रिजर्व्स एंड सरप्लस बोलिए इनटू 120 लैक्स हो जाएगा, बराबर। तो इनटू 120 लैक्स करेंगे, अब बोलिए आंसर 136.36 लैक्स। ऐसा स्प्लिट हम क्यों नहीं कर रहे सर, बिकॉज बेटा ये दोनों नंबर अगर मैं इधर ले भी लूं, चलो आपकी खुशी के लिए ले लेते, यहां पर जानबूझ के लेकर दिखा रहा हूं मैं आपको 113.64 और यहां पे आ जाएगा 136.36, तब भी मेरा टोटल तो 420.5 लैक्स ही रहेगा, करेक्ट है। अब सिर्फ प्रोपोर्शन बोलो मुझे क्या होगा, 113.64 डिवाइडेड बाय 420.5 इंटू 100 कितना 27.02, और रिजर्व्स एंड सरप्लस के लिए 136.36 डिवाइडेड बाय 420.5 इंटू 100 32.43। अब जरा 2 मिनट इसका टोटल लेके देखो, आपका वो ओरिजिनल जो आपके बुक में लिखा हुआ आंसर है वही आएगा 59.45, वही तो आपने लिखा था पहले, किसके सामने, इक्विटी के सामने, बराबर है। तो ऑब्वियसली दोनों को मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं अपन, 16% से, और आप एक ही बार मल्टीप्लाई उससे 16 से कर रहे थे, तो ये आंसर चेंज होने वाला है क्या, नहीं होगा। तो फिर ये मेहनत क्यों करें अपन, ये मेहनत कब करना है दोस्तों, जब KRKE अलग है तब करना है, अदरवाइज करने की जरूरत नहीं है। आपके सामने आंसर है और आंसर बिल्कुल सेम होता है, करेक्ट। बोलिए कोई डाउट है तो बताइए अभी, फटाफट फटाफट डाउट बताइए, कोई है क्या। सर अमाउंट का कॉलम एक्सप्लेन कर सकते हो क्या सर, कल अब्सेंट रहोगे तो नहीं कर सकता हो बेटा, क्योंकि मैं कितना भी एक्सप्लेन करूं अगर आपको तो आपको नहीं समझेगा। फिर भी जस्ट एक पॉइंट ऑफ टाइम कि आप पूछ रहे हो इसलिए बता रहा हूं मैं आपको। अमाउंट ऐसे निकलता है बेटा क्योंकि नंबर ऑफ शेयर्स इनटू प्राइस पर शेयर, यहां पर भी देख लो उसने कैलकुलेशन लिखा है 10,000 नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स इनटू 75 पर प्रेफरेंस शेयर इज 7.5, फिर 70,000 डिबेंचर्स इनटू 90 पर डिबेंचर 63 लैक्स। इस तरीके से आपका अमाउंट का कॉलम आता है। आपको जितना नंबर ऑफ सिक्योरिटीज देते हैं इनटू प्राइस पर सिक्योरिटी लेना होता है, तब आपको मार्केट वैल्यू ऑफ दैट सिक्योरिटी मिलता है। आपको क्वेश्चन में दे रखा था नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर, नंबर ऑफ डिबेंचर एंड नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, तीनों भी दे रखे थे। आपने सिंपली उसको क्या किया, पर शेयर या पर डिबेंचर के प्राइस से मल्टीप्लाई किया और ऑटोमेटिकली आपका आंसर आ गया। ग्रेट, कल का लेक्चर किया है तो फिर कल के लेक्चर में तो मैंने बुक वैल्यू, मार्केट वैल्यू सब आपके साथ सॉल्व किया है। क्वेश्चन नंबर 7 में आई थिंक मैंने एक नहीं 2-2 3-3 बार समझाया है कि आपकी मार्केट वैल्यूज हम कैसे ला रहे हैं बेटा।
और ये सेंटेंस सेम मैंने रिपीट किया था कल, याद होगा, तो नंबर ऑफ सिक्योरिटीज इनटू प्राइस पर सिक्योरिटी। वो सिक्योरिटी वर्ड क्यों यूज कर रहा हूं मैं? क्योंकि इक्विटी शेयर भी हो सकता है, डिवेंचर भी हो सकता है, प्रेफरेंस शेयर्स भी हो सकते हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग एवरीबडी? कोई डाउट है किसी को? ऑनेस्टली बोलो, कितने लोगों ने होमवर्क किया था? तो 10-20% लोग जनता अभी भी है जिन्होंने होमवर्क नहीं किया था। और वो जनता क्या कर रही है? आईसीआई का कंपटीशन लेवल कम कर रही है ना? सरेंडर करते हैं हम, इनको पास कर दो, हम फेल होने को तैयार है। ऐसा मत करो। कितने शिद्दत से कल समझाया, और मैंने बोला था कि एक होमवर्क दे रहा हूँ, एक होमवर्क करना है। आज सेमीफाइनल है, है कि नहीं? आज तो बोल चल के आप होमवर्क करने के मूड में ही नहीं रहोगे फिर। 220 लैक्स कैसे आया? अरे बेटा 220 लैक्स ये है रे बेटा। अरे क्या करते हो रे तुम? यहाँ पे सर्कल करके समझाया, 100 + 120 इज 220 लैक्स। उन दोनों का बुक वैल्यू प्रोपोर्शन में स्प्लिट करना है अपने को बेटा। कार की पार्टी बोली, कार की पार्टी? मेरी बीवी ने मेरे को गिफ्ट किया है कार। मैंने नहीं लिया है रे, मैंने नहीं लिया। मैं तो तुम्हारे लिए पैसे बचा रहा हूँ ताकि मैं तुमको पार्टी दे सकूं, ठीक है? टर्म लोन समझा दो सर एक बार। टर्म लोन का केडी, ठीक है बेटा, ठीक है, ध्यान दो अभी। टर्म लोन का केडी समझा देते। टर्म लोन का केडी जो होता है, आपको निकालने के दो तरीके हैं। एक, केडी का नॉर्मल फॉर्मूला यूज करो, जो बड़ा वाला फॉर्मूला होता है। कौन सा फॉर्मूला? आई इंटू 1 - t अपॉन एन पी इंटू 100। उस केस में कितने का टर्म लोन है आपका? 100 लैक्स का है। उस पर 14% मतलब कितना हुआ? 14 लैक्स। तो आप क्या करोगे फिर? लॉन्ग कट से सॉल्व करना है तो 14 लैक्स इंटू 1 - 0.5 है क्या, डिवाइडेड बाय 100 लाख का एनपी लोगे और इंटू 100 करोगे। बट व्हाट आई एम सेइंग कि ऐसा लॉन्ग कट मेथड है। इसमें अगर नेट प्रोसीड में कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आपको सीधा सीधा एक काम करना है, आप ले लो इंटरेस्ट का अमाउंट के जगह रेट। इंटरेस्ट का रेट कितना है? 14% है, 14 ले लो। अब ये रेट है, इसको इंटू 1 - 0.5 कर दो, डायरेक्ट आंसर आएगा आपका 7%। जब जब इंटरेस्ट होता है ना बेटा, तब डायरेक्ट आंसर्स ऐसे ही आते हैं आपके। इंटरेस्ट के केस में आपके आंसर्स डायरेक्टली ऐसे ही आते हैं। टर्म लोन में, टर्म लोन में, ठीक है सर। स्प्लिट करने पर इक्विटी शेयर कैपिटल 10 × 25 क्यों नहीं आएगा सर? 10 × 25 साइबर 21, थोड़ा सोते हो क्या रे तुम क्लास में? 10 × 25 तो ले लिया है ना भाई, ये ओरिजिनल वैल्यू है, इसी को तो स्प्लिट कर रहा है तू। 10 × 25 इज ओरिजिनल वैल्यू ऑफ इक्विटी विच इंक्लूड्स इक्विटी शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस दोनों। तो इसको स्प्लिट अगर करना रहेगा तो ऑब्वियसली इस अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट करना है, किसमें? शेयर कैपिटल में एंड रिजर्व्स में। तो उनके बुक वैल्यू प्रोपोर्शन में अपन उनको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। नहीं नहीं, एग्जाम में अजम्पशन वगैरह कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप सॉल्व कर सकते हो जैसे हम सॉल्व कर रहे हैं। आपको स्प्लिट कर कर सॉल्व करने की जरूरत एग्जाम में नहीं है। आपने जो ओरिजिनली वो खुशी ने जो सॉल्व किया वो आंसर देखा, वो आंसर ही आपका फाइनल आंसर रहेगा, आपका टाइम बचेगा। डू यू अंडरस्टैंड दिस? चलिए, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 11। बोलिए 11th क्वेश्चन में कोई डाउट रहेगा अभी? नेक्स्ट क्वेश्चन पे रेडी हो आने के लिए? और अगला क्वेश्चन जो है दैट विल बी क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ। मैंने बोला अभी जस्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ। कौन है ये?
सर रिटेन अर्निंग नहीं लेना चाहिए था ना सर मार्केट वैल्यू मेथड में, कल ही तो आपने क्वेश्चन नंबर 7 में बोला सर। अब ये प्रॉब्लम क्या है इस बंदे का मालूम है ना, ये एग्जैक्ट ज्वाइन हुआ है अपने पूरे वो खुशी के आंसर सॉल्व करने के बाद, और उसने कहाँ से शुरुआत किया लेक्चर, जहाँ से मैंने स्प्लिट करना चालू किया, और अब वो आंसर चेंज हुआ और उसका दिमाग भी। क्यों कर रही है ना। देख लो बेटा एक बार वापस से देख लेना, लेक्चर अपलोड हो जाता है, लेक्चर जैसे ही खत्म होता है आपका उसके 1 घंटे के बाद अपलोड होता है, तो स्टार्टिंग के 5 मिनट देखना, फिर बाद में आपका क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। हम आगे बढ़ रहे हैं। 3 कंपनीज यहाँ पर दे रखी है ए बी सी, ये आपको सॉल्व करना है सबको, सब लोग ध्यान देंगे। ओके, ए बी सी 3 कंपनीज है, सेम बिजनेस में है, एंड हेंस दे हैव सिमिलर ऑपरेटिंग रिस्क। तो इनका ऑपरेटिंग रिस्क क्या है, सेम है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑपरेटिंग रिस्क? ऑपरेटिंग रिस्क मतलब क्या हुआ, फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट वगैरह, मतलब जो ऊपर वाला पार्ट होता है ईबीआईटी के, वो वाला पार्ट। हेंस हाउएवर आगे लिखा है देयर कैपिटल स्ट्रक्चर इज डिफरेंट एंड फॉलोइंग आर द डिटेल्स। इक्विटी शेयर कैपिटल, फेस वैल्यू कितना दिया है 10 ईच, तो अब आप कितना लोगे 10 लोगे, 100 ले सकते क्या, नहीं। तो 10 ईच के हिसाब से नंबर ऑफ शेयर्स ए में कितने 40,000, बी में कितने 25,000 और सी में कितने 50,000। सबको समझा? टोटल वैल्यू को डिवाइडेड बाय पार वैल्यू किया तो नंबर ऑफ शेयर्स मिलते हैं, और हर एक का मार्केट वैल्यू भी दे रखा है 15, 20 एंड 12। डिविडेंड पर शेयर इज गिवन टू यू, उन्होंने कुछ भी नहीं बोला, बट डिविडेंड पर शेयर लास्ट पेड है या अगला है, कुछ भी नहीं बोला। कुछ नहीं बोला रहेगा तो डिविडेंड पर शेयर कौन सा होता है, लास्ट पेड होता है, लास्ट पेड डिविडेंड होता है। ठीक है, आगे पढ़ो क्या लिखा है, डिवेंचर्स नील, पहले कंपनी में है ही नहीं, दूसरी कंपनी में कितना है 1 लाख, तीसरी कंपनी में 2,50,000। ओके, डिवेंचर भी दे रखा है। फेस वैल्यू पर डिवेंचर कितना है 100 है, तो नंबर ऑफ डिवेंचर कितने होंगे, बी में 1000 और सी में 2500 नंबर ऑफ डिवेंचर्स होंगे। आर यू विथ मी? नाउ दे आर सेइंग मार्केट वैल्यू पर डिवेंचर, पहले केस में 125 दे रखा है और दूसरे केस में 80 दे रखा है, और कंपनी ए का तो है ही नहीं क्योंकि उसके पास डेट ही नहीं है। इंटरेस्ट रेट 10% एंड 8% होता है। इंटरेस्ट रेट किस पर लगता है, फेस वैल्यू पर, फेस वैल्यू पर ऑफ कोर्स। ठीक है, assume that the current level of dividend are generally expected to continue indefinitely। current level of dividend मतलब D0, continue indefinitely मतलब आगे भी D1 वही है, वैसे भी ग्रोथ रेट दिया नहीं है तो D0 और D1 सेम ही होगा, ग्रोथ रेट ही नहीं दिया रहेगा तो D0 और D1 दोनों सेम होगा। करेक्ट है दोस्तों? देन assume इनकम टैक्स रेट बोला है 50%, यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट व्हाट, एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। वेटेड वर्ड यूज किया गया, बट फिर भी वेटेड एवरेज ही लिया जाता है, सिंपल एवरेज कभी नहीं लेते। सिंपल एवरेज समझता क्या होता है, 5 सोर्सेस है, पांचों का टोटल लेके डिवाइड बाय 5 करने का। आपको लॉजिकल लगता है क्या? तो वो बिल्कुल नहीं होगा कभी, until unless they use the word simple average, जो मुझे नहीं लगता कि कभी वो यूज करेंगे भी, क्योंकि कितना इलॉजिकल रहेगा ना। मेरे पास 5 सोर्सेस से पैसा आया, मैंने पांचों का टोटल निकाल कर टोटल लेकर डिवाइड बाय 5 कर दिया, एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। उसके लिए पांचों सोर्स से इक्वल पैसा आना चाहिए, समझे? यहाँ पे हर एक सोर्स से पैसा अलग अलग आता है, तो हम क्या यूज करते हैं, वेटेड एवरेज करते हैं। समझ गए? तो चलो इसको सॉल्व करने के लिए इंडिविजुअली कंपनी ए बी और सी का हमें निकालना है KO मतलब बैक। कौन सा भी मेथड स्पेसिफाई नहीं किया है, कौन सा वैल्यू यूज करोगे, वेट्स कौन से यूज करोगे, मार्केट वैल्यू वेट्स। मार्केट वैल्यू वेट्स क्यों यूज करेंगे सर, क्यों यूज करेंगे मार्केट वैल्यू? बिकॉज वो ज्यादा लॉजिकल है, वो आपको दिखाता है प्रेजेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। उसके एडवांटेजेस है बहुत सारे, एक बार पढ़ लेना एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस। कौन से? बुक वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू के। कौन से पेज नंबर पे दिया है मैंने थ्योरी में? 87 और 81 82, 81 पेज नंबर और 82 पेज नंबर याद से पढ़ना। ठीक है, उसमें एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस दोनों वेट्स के दे रखे, बुक वैल्यू मार्केट वैल्यू। उसको पढ़ते साथ ही आपको समझ जाएगा, इफ नथिंग गिवन इट्स ऑलवेज एडवाइजेबल टू टेक मार्केट वैल्यू नॉट बुक वैल्यू। ठीक है, तो अभी यहां पर मार्केट वैल्यू इक्विटी शेयर का भी दिया है, डिवेंचर का भी दिया है, मार्केट वैल्यू मेथड इजीली यूज हो सकता है।
कंपनी ए का केओ कितना रहना चाहिए? कंपनी ए का केओ कितना होना चाहिए? केई जितना। कितना होना चाहिए? केई जितना। क्यों सर? एग्जैक्टली, इक्विटी को छोड़कर कुछ है ही नहीं, तो जितना इक्विटी का कॉस्ट रहेगा उतना ही उस कंपनी का केई भी है और केओ भी है। तो पहले कंपनी ए का केई निकाल पाओगे क्या? 6 में से कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? 1 2 3 4 5 6 1, क्योंकि डिविडेंड प्राइस दोनों रेडी है बट ग्रोथ रेडी नहीं है, तो हम फर्स्ट फॉर्मूला यूज करेंगे जिसको हम बुलाते हैं डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल या तो गॉर्डन मॉडल। नाम बोलो एक बार, डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल या तो गॉर्डन्स मॉडल। ठीक है, तो कैन यू सॉल्व दिस? पहले कंपनी ए का के निकालो एंड इज इक्वल टू के बोल दो उसको, दैट के इटसेल्फ विल बी इक्वल टू के। फिर कंपनी बी के हद तक आपको के भी निकालना है और केडी भी निकालना है, और फिर उसका एक छोटा सा टेबल रेडी करोगे